दोस्तों, आज हमारी विशाल इंडस्ट्रीज ने नए फार्मास्यूटिकल डिवीजन की शुरुआत की है। इसी खुशी को आप सब लोगों के साथ बांटने के लिए हमने आप सब जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को यहां पर बुलवाया है। आपकी पब्लिसिटी ने हमारी कंपनी की कामयाबी में पहले ही 4 चांद लगा दिए। हमारे चेयरमैन मिस्टर विशाल सक्सेना आप सब जर्नलिस्ट दोस्तों से कुछ कहना चाहेंगे। विशाल? दुश्मन को शक हो उससे पहले ही मैं उस पर वार कर देती हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैंने आज आपको इसलिए याद किया कि मैं आपको ये बता सकूं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मेरी कामयाबी के पीछे भी एक औरत का हाथ है। मेरी एक्स वाइफ डॉक्टर सरिता। उसने मुझे सिखाया कि दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। उसने पैसे के लिए मुझसे प्यार किया, पैसे के लिए मुझसे शादी की और पैसे के लिए मुझको तलाक दे दिया। जब उसे लगा कि मुझसे उसे कुछ नहीं मिलने वाला है तो उसने मुझ पर कातिलाना हमला करवाया। 1 बार नहीं 2 बार करवाया, और इतनी चालाकी के साथ करवाया कि उसके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन उसके हर हमले ने मुझे जीने की एक नई शक्ति दी और मेरी कामयाबी को मजबूत बनाया। अगर वो इतनी चालबाज, बेईमान और जहरीली ना होती तो शायद मैं इस दुनिया को पूरी तरह न पहचान पाता। डॉक्टर सरिता, जब आपको इस हॉस्पिटल में अपॉइंट किया गया तो आपने यह नहीं बताया कि आप डाइवोर्सी हैं? जी, मुझसे ऐसा कोई सवाल नहीं किया गया और ना ही मैंने बताना जरूरी समझा। जरूरी नहीं समझा? डॉक्टर सरिता, आप जानती हैं ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई चैरिटी हॉस्पिटल नहीं है। ये एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इलाज के लिए लोग बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से आते हैं, जिनकी रेपुटेशन की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। जब उनको यह पता चलेगा कि उनका इलाज एक ऐसे हॉस्पिटल में चल रहा है जहां के डॉक्टर के साथ डाइवोर्स जैसा सोशल स्टिग्मा जुड़ा है, तो इस हॉस्पिटल की कितनी बदनामी होगी। सर, उन्हें समझना चाहिए कि शादीशुदा या तलाकशुदा होने से किसी डॉक्टर की काबिलियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उनकी सेहत पर। लेकिन उनकी इज्जत पर जरूर फर्क पड़ता है, और खासकर उस वक्त जब वो तलाकशुदा डॉक्टर आप हों, जिन पर लगाए बेईमानी, धोखाधड़ी और कत्ल के इल्जाम अखबारों की सुर्खियां बन चुके हैं। बेकसूर औरत पर इल्जाम लगाना तो इस समाज की रीत है सर। इल्जाम तो सीता पर भी लगा था, पर वो अपवित्र तो नहीं थी। फिर भी उन्हें राजपाट से तो अलग कर दिया गया था। मैं समझ रही हूं आप क्या कहना चाहते हैं, इसीलिए मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर साथ लाई। घर के अंदर छुप कर क्या बैठी हो? हिम्मत है तो बाहर निकलो ना। अरे किस मुंह से आएगी? इसकी काली करतूतों के बारे में तो सारी दुनिया जान गई है। लानत है साहब, लानत है ऐसी औरत पर। पैसों के लिए अपने घर को खा गई। कैन यू इमेजिन? भैया ये औरत तो अपने पति को मार भी देना चाहती है। अच्छा हुआ हॉस्पिटल से निकाल दिया, वरना पैसों के लिए अपने पेशेंट्स की जान से भी खिलवाड़ करते। I will never take my children for treatment to her. मैं तो कहती हूँ ऐसी गिरी हुई औरत का हमारी सोसाइटी में रहना भी खतरा है। हमारी बहू बेटियों पर कहीं इसकी छाया पड़ गई तो घर घर में अशांति फैलाएगी। मैं तो कहता हूँ इसे यहाँ से निकालो। अगर सीधे ढंग से नहीं निकलती है तो मैं कल सोसाइटी में उसके खिलाफ नोटिस निकलवाऊंगा और इसे सोसाइटी से निकाल कर छोड़ूंगा। हाँ, निकालो इसे बाहर। कहाँ जा रही हो सरिता?
इस शहर से दूर, जहां लोगों के तानों की आवाज मुझ तक न पहुंच सके। नहीं सरिता, नहीं, इन तानों का सामना तुम्हें करना ही होगा। तुम दुनिया में कहीं भी चली जाओ, ये आवाजें तुम तक पहुंच ही जाएंगी। फिर तो मुझे दुनिया के बाहर कोई जगह ढूंढनी होगी। खुदकुशी करोगी एक डॉक्टर होगा। आखिरी लम्हे तक जीने की उम्मीद को रोशन रखना, जिसका मकसद हो, वो आज मरने की बातें कर रही है। मैं क्या करूं सर, मैं क्या कर सकती? हिम्मत मत हारो सरिता। तुम अगर हिम्मत हार जाओगी तो यह हादसा तुम्हें और कमजोर कर देगा। और तुम्हें कमजोर नहीं बनना, बल्कि अपने दुख पर काबू पाकर और ताकतवर बनना है। तुम्हें लड़ना है सरिता, लड़ना है उस अन्याय के खिलाफ जो तुम्हारे साथ हुआ है। तुम्हें लड़ना है उस इल्जाम के खिलाफ जो तुम पर लादा गया है। लड़ो सरिता, फाइट। जिस तरह तुम कल तक मौत से लड़ती आई, उसी तरह आज तुम्हें लड़ना है सच्चाई को मौत से बचाने के लिए। अभी कुछ सांसें बाकी, और आखिरी सांस से पहले तुम्हें सच्चाई को जिंदगी देनी है। आपके रूबरू हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर सरिता, जो हाल ही में एनुअल न्यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आई हैं, जो मुंबई में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो डॉक्टर सरिता, आपको ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करके कैसा लगा? कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस तो एक बहाना था। मुंबई आने का मेरा असली मकसद अपने दुश्मन को खत्म करना था। दुश्मन से आपका मतलब बीमारी है ना? जी हाँ, एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिसका नाम है विशाल सक्सेना। अगर इस बीमारी को जल्द से जल्द खत्म न किया गया तो मुझ जैसी न जाने कितनी औरतें अपने दिल में कड़वाहट पाले जीती रहेंगी और पिस्टल उठाने पर मजबूर हो जाएंगी। लेकिन डॉक्टर सरिता, कभी-कभी दुश्मन बहुत चालाक होता है। चालाक? विशाल तो निहायत ही बेवकूफ किस्म का दुश्मन है। देखिए ना, मैंने उसके घर में घुसकर उसे गोली मारी और उसे मेरे आने की आहट तक नहीं हुई। वो तो इतना कमअक्ल इंसान है कि उसे शक भी नहीं हुआ होगा कि मैंने उस पर हमला किया है। आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी? दर्शकों से तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती। हाँ, अगर विशाल ये इंटरव्यू देख रहा है तो मैं उससे जरूर कुछ कहना चाहती हूँ। तुम इस बार तो मुझसे बच गए, पर और कब तक मुझसे बचते रहोगे? जब तक मैं तुम्हें खत्म नहीं कर देती। मेरी पिस्टल का निशाना तुम पर ही रहेगा। मैंने आपको कितनी बार कहा कि हमला करने वाले का नाम डॉक्टर सरिता है। देखिए इंस्पेक्टर, उसे ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। तो तुम मार अपनी सारी अकड़ को चकनाचूर होते देख कर तुम सरिता, मुझे ताज्जुब है कि अखबारों में तुम्हारे मुंह पर इतनी कालिक मिली, फिर भी तुम अपना ये मुंह लेकर यहां पे आई। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है कि तुमने कहा था कि मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं हो। शाह, तुमने ठीक कहा। मैं तुम्हारे दरवाजे आई हूं, लेकिन तुम्हारे घर में कदम रखने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे दरवाजे से उठाकर अदालत में ढकेलने के लिए। मिस्टर विशाल सक्सेना,
मुझ पर घिनौने इल्जाम लगाने के जुर्म में मैं तुम पर मानहानि का दावा करती हूँ। मिस्टर विशाल सक्सेना, सरिता देवी ने आपके नाम पे मानहानि का दावा किया। मैं यही देखना चाहती थी कि तुम्हारी शक्ल पे कितनी जलन है। अरे मानहानि तो उसकी होती है जिसका कोई मान हो। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारा हर हमला बेकार हो गया, तो पैसे अटने की तुम्हारी ये नई चाल है? बेशक, क्योंकि पैसों के अलावा तुम्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, न रिश्तों के टूटने से, न अपनों के बिछोड़ने से, और न ही बसे बसाए घर के उजड़ने से। तुम्हें फर्क पड़ता है तो सिर्फ तब जब कोई तुम्हारे बैंक बैलेंस पर वार करता है, और वार तो वहीं करना चाहिए ना जहां सबसे ज्यादा खून निकले। जितना बड़े से बड़ा वार करे, लेकिन याद रखना, हार हमेशा तुम्हारी। मैं अदालत में तुम्हें इतनी गिरी हुई साबित करूंगा कि दुनिया वालों के सामने तो क्या, तुम अपने आप को भी अपना मुंह नहीं दिखा सकती हो। और तुम्हारे घर के जितने शीशे हो ना, सबको तोड़ के फेंक दोगे तुम शक के मारे। और याद रखना, बदनामी के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बदनामी का मुझे डर नहीं। मुझे जितना बदनाम कर सकते थे तुम ऑलरेडी कर चुके विशाल। मुझे तो सिर्फ तुम्हें सबक सिखाना है, ताकि मेरे खिलाफ एक भी शब्द कहने से पहले तुम्हारी जबान लड़खड़ाने लगे। जब तक मैं तुम्हें कटघरे में नहीं खींच कर ले जाती, तुम सुधरोगे नहीं। तुम मुझे कहां लेके जाओगी? मैं तुम्हें घसीट कर लेकर जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मुझ पर कातिलाना हमला किया था, गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हो। मिस्टर विशाल, आप बैठिए तो पहले। देखिए, मेरे पास बैठने का वक्त नहीं है। पहले आप इस नागिन को पिटारे में बंद कीजिए। आप मिस्टर विशाल सक्सेना, कानूनी प्रोसीजर से भी कुछ होते हैं। पहले आप कोई ठोस सबूत तो पेश कीजिए। सबूत? आप इसकी आंखों में खून और नफरत नहीं देख रहे? और क्या सबूत चाहिए आपको? किसी को अरेस्ट करने के लिए भी कानून ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। I don't care for your rules and regulations, हैं? आप इन्हें अरेस्ट कीजिए, मैं आपको कोई भी कीमत दे सकता हूँ। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? How dare you, मिस्टर विशाल सक्सेना? आप जानते हैं आपकी इस हरकत के लिए मैं आपको सलाम के पीछे ढकेल सकता हूँ, ताकि मुझे रिहा करने के बाद मुझसे ज्यादा पैसे ऐड सको। क्यों? वो तो तुम्हें कैद में रखने के बाद पता चलेगा मिस्टर विशाल सक्सेना। हवलदार, ले जाओ इसे। Just leave me, you rascal, just leave me, ऐसा। इन्हें छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर। अगर आपने इन्हें गिरफ्तार कर लिया तो इन्हें भरी अदालत में जलील करने का सुख में खो बैठूंगी। अपने हाथ अपने पास रखें मिस्टर विशाल सक्सेना, वरना आपका यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सरिता, तुमने मुझे ललकार कर मुझसे बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ली है। याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम जो भी होगा देखा जाएगा। आगाज बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी। See you in court. मिस्टर विशाल, ये सच है कि आपका पूरा शक डॉक्टर सरिता पर है, पर यह भी सच है कि उनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, यह भी तो हो सकता है कि डॉक्टर सरिता की आड़ में किसी और ने आप पर हमला किया हो सकता है कोई आपका अपना ही आदमी जो जानता हो कि आप डॉक्टर सरिता पर शक करेंगे, वो आपके शक का फायदा उठा रहा हो। क्या कहना चाहते हो? आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और जाहिर है इतना बड़ा बिजनेस संभालने के लिए आपके पास तो कई ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जिनकी जिम्मेदारी आपके कुछ खास एम्प्लॉयज पर होंगी। हो सकता है उन्हीं में से कोई आपको धोखा दे रहा हो, आपके खिलाफ खुफिया एक्टिविटी चला रहा हो और आपको मार देना चाहता हो। इंस्पेक्टर साहब, मेरा हर डिपार्टमेंट साफ सुथरा है, क्योंकि मेरे चाचा मेरे हर डिपार्टमेंट को पर्सनली सुपरवाइज करते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि आपका हर डिपार्टमेंट साफ सुथरा हो, लेकिन इस केस को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके हर डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहूंगा मिस्टर विशाल। आई डोंट माइंड, यू कैन डू इट। हेलो डाबर, मैं प्राणनाथ बोल रहा हूं। सारा का सारा माल रुकवा दो। उस इंस्पेक्टर को बुलाया था सरिता को फंसाने के लिए, वो तो हमारे ऑफिस की जांच पड़ताल में लग गया है।
इस माल की सप्लाई किसी और तरीके से बेचनी पड़ेगी। तुम समझ गए ना? समझ तो गया। ये प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी। अगर जांच पड़ताल की वजह सिर्फ यही है कि सरिता के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया, तो तुम एक काम करो, सरिता के खिलाफ कोई झूठा सबूत ही क्रिएट कर दो, जांच पड़ताल अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। आप यहाँ किस लिए आए? और मेरी शेल्फ के पास आप क्या कर रहे थे? अब इतनी उतावली अच्छी नहीं है सरिता, बरसों के बाद मिले हैं। तुम अपने भूतपूर्व पति के चाचा को पानी तक नहीं पूछोगी क्या? मैं तो सिर्फ ये कोट उतार रहा था कि ताकि तुमसे तसल्ली से बात कर सकूं। हाँ। आप लोगों को जो बातचीत करनी थी वो आप प्रेस में कर चुके हैं। अब तसल्ली से बात तो मुझे करनी है, वो भी अदालत में। इतनी बेरुखी तुम्हें शोभा नहीं देती सरिता। जो सलूक आपके भतीजे ने मेरे साथ किया है उसके लिए ये बेरुखी भी बहुत कम है। आखिर मैंने उसका बिगाड़ा क्या था जो मेरा उसके साथ रिश्ता खत्म होने के बाद भी वो मेरी खुशियों को तबाह करना चाहता है? मेरी जगह अगर कोई और होती तो उसकी इन हरकतों के लिए बराबरी का जख्म देती, लेकिन मैं विशाल की घिनौनेपन तक गिरना नहीं चाहती थी। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि मेरी जिंदगी पर विशाल का बेरहम साया दूर दूर तक न पड़े, पर विशाल को यह भी मंजूर नहीं था। प्राणनाथ जी, मैं तो सिर्फ ये साबित करना चाहती हूं विशाल को कि एक घायल और बेकसूर औरत के जख्मों को कुरेदने का क्या अंजाम होता है। तुम्हारी जो भी शिकायत है वो विशाल से है, जो शायद सही भी है, लेकिन तुम मुझ पर इस तरह आग बबूला क्यों हो रही हो? मैंने तो तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा, कभी नहीं। रियली? अपने दिल पर हाथ रखकर तो कहिए, आपने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा? लो, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। झूठ बोल रहे हैं आप। विशाल के चाचा होने की खातिर मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, लेकिन सच तो ये है कि मेरे और विशाल के रिश्तों के बीच दरार डालने वाले आप ही थे। विशाल के मोहब्बत भरे दिल में नफरत के बीज बोने वाले आप थे। तुम्हें इस तरह मुझ पर गलत इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। विशाल इतना बुरा इंसान कभी नहीं था, पर उसके भरोसे को शक में बदलकर मेरे खिलाफ भड़काने वाले आप ही थे। You are talking utter rubbish. What you did was rubbish. You turned a happy home into a living hell. क्या मिला आपको मेरे घर को तहस नहस करके? क्या मिला आपको मेरे पति को हैवान बनाकर? क्या मिला आपको मेरी हंसती खेलती गृहस्थी को उजाड़ कर? बस सरिता, बस। अगर तुमने एक लफ्ज भी आगे निकाला तो क्या करेंगे आप? मुझे मार डालेंगे? मेरे इस अपार्टमेंट में आग लगा देंगे? और आप कर ही क्या सकते हैं? किसी की खुशियों को कुचलने के अलावा आपका आता ही क्या है? कान खोलकर सुन लो सरिता, विशाल ने जितनी भी तुम्हारी बदनामी की है उससे कहीं ज्यादा मैं कर सकता हूं। अगर तुमने मुझसे भिड़ने की कोशिश की तो 2 दिनों के अंदर तुम सड़कों पर खाक छानती नजर आओगी। आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अदालत में विशाल पर तो लांछन लगाऊंगी, आपको भी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो फिर ये मुकदमा जीत कर दिखा दो, मैं अपना नाम बदलूंगा। रुकिए, कोर्ट में बेइज्जत होने की घबराहट से आप अपना कोड भूले जा रहे हैं।
लीजिए। मैं आप चाचा भतीजे के कई लांछन सह चुकी हूं और आप मेरी एक धमकी से ही घबरा गए। हेलो इंस्पेक्टर, खबर मिली है कि डॉक्टर सरिता के यहाँ अनलाइसेंस पिस्टल है। मेरे ख्याल से आपको उसे गिरफ्तार करने के लिए इतना सबूत काफी होगा। अरेस्ट हर इमीडिएटली। ओके। सरिता, अब